हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो क्यों उन्होंने प्रोपाउंड किया है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न ये थे कि जो हम लोगों ने देखा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ड्रॉबैक्स थे जो दो थे। एक था स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अबाउट मूव करते हैं, और मूव जब करते हैं तो ये अपनी एनर्जी क्या करते हैं, एमिट करते हैं। और अगर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स है ना यहाँ पे मूव कर रहा है तो इसका मोशन कैसा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर होता है। तो उससे ये एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका जो ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होते हुए इस तरीके से लूप में रहेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम बाद ये कहाँ पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा। इस तरीके से न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये पहला ड्रॉबैक था। और दूसरा ड्रॉबैक जो था वो था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम लें तो उसमें हम लोगों को डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन इस टाइप से दिखती हैं। ठीक है, तो ये क्यों दिख रही है इतनी स्पेक्ट्रल लाइन, ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये दो ड्रॉबैक थे, इन दो ड्रॉबैक को जो है दूर करा किसने करा, बोहर नाम के साइंटिस्ट ने किया है। और इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल प्रोपाउंड किया था वो यहीं से शुरू होता है। पहले तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल और इसके पोस्टुलेट्स। तो चलिए, बोहर का जो पहला पोस्टुलेट है बोहर्स मॉडल का वो ये है कि इंस्टेड ऑफ रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली ऑन दोज ऑर्बिट विच आर नॉन रेडिएटिंग, मतलब जिससे रेडिएशन एमिट नहीं होगी। और इन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट का नाम क्या दिया गया है, तो उनको कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने देखा था अभी रदरफोर्ड मॉडल में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा ये एक पर्टिकुलर वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है या इसमें करेगा, ये एक फैक्टर होता है, फैक्ट होता है, उस फैक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं करेगा, ये एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। और जब ये रिवॉल्व करेगा तो ये क्या रहेगा, नॉन रेडिएटिंग। मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो देखा था कि ये रेडिएशन एमिट कर रहा था, पर यहाँ पे ये रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स में इसका मोशन तो रहेगा अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स, पर ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरा जो पोस्टुलेट्स हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन अब ये रिवॉल्व कर रहा है ना, तो यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो होना चाहिए इंटीग्रल, मतलब यहाँ पे मैंने n लिखा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली ऑन दोज ऑर्बिट फॉर विच इट्स इलेक्ट्रॉन का है ना एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, वेयर n इज इक्वल्स टू होता है 1 2 सो ऑन, और h जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड, मतलब एक तरीके की एनर्जी है ये। ठीक है, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स h अपॉन 2 पाई। तो ये ऑर्बिट से रिलेटेड बात हो गई। रदरफोर्ड ने कहा था उनके अकॉर्डिंग अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो रेडिएशन निकलेगी तो ऑर्बिट क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या बात हो गई है, बोहर ने उसको कैसे करेक्ट किया, तो उन्होंने करेक्ट किया इसको ये कह के कि ये नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है, मतलब यहाँ पे एनर्जी कम नहीं होगी। और अगर आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है तो वहाँ पे एक रिलेशन आप लोगों ने देखा होगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r, इस तरीके से एक रिलेशन आता है, मतलब कि एनर्जी अगर कम होगी तो रेडियस क्या हो जाएगी, ये भी ज़्यादा कम होगी। सॉरी, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आता है इस रिलेशन में, हम भी डिराइव करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला पोस्टुलेट।
चलिए थर्ड अगर पोस्टुलेट्स देखें तो इलेक्ट्रॉन अंडरगोज अ ट्रांजिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, या फिर यूं कह सकते हैं कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल, या इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे मूव कर सकता है। मतलब इसको कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल, इसको हम लोग E1 नाम दे दें, एनर्जी E1, इसको नाम दे दिया E2। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से ये एनर्जी लेकर इस जगह पे चला गया, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन हुआ। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सटर्नल मीडियम से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और अब अगर हम लोग देखें तो ये ट्रांजिशन कैसा हो सकता है, सपोज एनर्जी लेवल E2 में अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो ट्रांजिशन करता है इस एनर्जी लेवल पे, तो देखिए यहाँ से जब ये अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो ये यहाँ से एनर्जी एमिट करेगा। उस एनर्जी को हम लोग एच न्यू लिखते हैं, मतलब फोटोन की एनर्जी या लाइट एनर्जी समझ सकते हैं। अब ये जो है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू अपर एनर्जी लेवल, इट अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम, ठीक है। एंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम अपर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इट एमिट एनर्जीज, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जी या रेडिएशन एमिट करता है, तो ये ट्रांजिशन होता है। अब यहाँ पे जो ये एनर्जी एमिट कर रहा है, ये एनर्जी कितनी होगी, तो ये एनर्जी इन दोनों का जितना एनर्जी डिफरेंस होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल है और ये 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी एमिट करेगा। तो ये है हमारा एक पोस्टुलेट्स। अगर हम लोग अगली बात करें फोर्थ पोस्टुलेट्स, तो फोर्थ पोस्टुलेट्स में हम लोग इस ट्रांजिशन को डिनोट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सफ़र कर रहा है ट्रांजिशन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल, मतलब En से वो सफ़र कर रहा है Ep पे, और यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो En इज ग्रेटर देन Ep, मतलब एक एनर्जी लेवल ये En जो है ज़्यादा है। तो जो एनर्जी एमिट होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी h न्यू, और वो कितनी किस तरीके से लिख सकते हैं उसको मैथमेटिकली, En माइनस Ep, मतलब हायर में से लोअर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो ये रीजन था यहाँ पे ट्रांजिशन वाला। इसके थ्रू उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन जो हाइड्रोजन एटम की होती है उसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में आप लोग जो ट्रांजिशन, ये जो एनर्जी लेवल है ये भी एनर्जी लेवल है, ये भी एनर्जी लेवल है, मतलब दोनों जगह पे एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर यहाँ पे कोई है तो उसकी एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी ना, यहाँ से अगर हम लोग देखें ऑर्बिट की रेडियस, तो रेडियस बढ़ने के साथ साथ में एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और एक रिलेशन होता है इनके बीच में, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे मैं वो मेंशन नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके का एक रिलेशन होता है। वैसे तो ये इनवर्स रिलेशन आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन होने के कारण इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब रेडियस इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी, अगर रेडियस कम होती है तो एनर्जी भी कम होती है। तो इस ऑर्बिट की जो रेडियस है सबसे कम होती है, इसलिए जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी जो एनर्जी होगी सबसे कम होगी, ठीक है। हम लोग इस बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्रू इसकी रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला अगर पोस्टुलेट देखें तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है इस तरीके से। तो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व होता है तो वहां पे जरूरी होता है सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ रही है, सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत पड़ रही है। अब सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो अगर यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोवाइड इसको हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होता रहेगा। तो अब यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स इसको कहाँ से मिल रहा है, वो जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है, तो वो देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो इनके बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलॉम्स लॉ के थ्रू हम लोग देखते हैं, वो जितना होगा वही एक्चुअली यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, सेंट्रिपिटल फोर्स। और उसी सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से ये इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सेंट्रिपिटल फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना होता है, mv² अपॉन में r।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R²। Q1 मतलब चार्ज न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना लेते हैं हम लोग Z और E। Z मतलब उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जितने प्रोटॉन होंगे वो हो जाएगा, है ना। और E मतलब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, एक प्रोटॉन पे या एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। फिर Q2 मतलब दूसरा चार्ज, तो एक तो ये चार्ज हो गया यहाँ पे, और एक चार्ज कहाँ पे है, ऑर्बिट में है, मतलब इलेक्ट्रॉन का। यहाँ से हम लोगों को Q2 में क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा, तो E और E क्या हो जाएगा, ये E² हो जाएगा। ये रिलेशन आपको बहुत काम आने वाला है जब हम लोग रेडियस की बात करेंगे ऑफ nth ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो यही रिलेशन आपको बहुत काम आने वाला है। तो इस तरीके से ये 5 पोस्टुलेट्स हैं हम लोगों ने देखे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे देखिए यहाँ से कुछ ड्रॉबैक्स निकलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल की। चलिए, तो पहला ड्रॉबैक जो है बोहर एटॉमिक मॉडल का ये है कि रदरफोर्ड सॉरी बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है उसके थ्रू जो कमियां थी रदरफोर्ड मॉडल की वो तो दूर कर दी। कमी क्या थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो डिफरेंट लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन, उनको नहीं एक्सप्लेन कर सका था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोहर मॉडल के थ्रू इनको एक्सप्लेन किया जा सका कि ये जो लाइनें हैं ये कैसे मिली। तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, ये तो इन्होंने समझा दिया। लेकिन इसमें भी एक कमी ये आई कि बाद में हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से जब इन स्पेक्ट्रल लाइन को देखा गया तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये भी कई सारी लाइन से मिल के बनी हुई पाई गई। मतलब इस तरीके की बहुत सारी लाइन का एक क्लस्टर, जिसको अगर हम नॉर्मली देखें तो हमको एक सिंगल लाइन दिखती है, तो इनको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर। मतलब स्पेक्ट्रल लाइन को तो समझा दिया, लेकिन जो फाइन स्ट्रक्चर होती है स्पेक्ट्रल लाइन की वो नहीं समझा सका बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है। फिर दूसरा कि ये स्पेक्ट्रल लाइन है, इन सभी की इंटेंसिटी अलग अलग है। ठीक है। तो इंटेंसिटी अलग अलग है, तो इंटेंसिटी क्यों अलग अलग है ये एक्सप्लेन नहीं कर सका बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग बोहर एटॉमिक मॉडल। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग ये बात करते हैं कि चलिए, तो एक थर्ड नंबर पे हम लोग इंटेंसिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन की। फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब ये जो मॉडल है बोहर एटॉमिक मॉडल, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। और आयोनाइज्ड हीलियम की बात कर सकते हैं जिसमें भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो ऐसे मॉडल या ऐसे एटम के लिए ही ये एप्लीकेबल है। ऐसे एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये मॉडल जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। अगला अगर इसका ड्रॉबैक देखें तो ये नहीं समझा सका जीमन इफेक्ट को। अब जीमन इफेक्ट क्या होता है, जीमन इफेक्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए ये कोई एटम है, इस एटम से हम लोग इसका स्पेक्ट्रम ले रहे हैं और स्पेक्ट्रम लेने के समय हम लोगों ने यहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये और भी ज़्यादा पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। मतलब हम लोगों को उस केस में यहाँ पे एक लाइन मिलती है, यहाँ पे ओरिजिनल मिलती है और एक यहाँ पे मिलती है। ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है या वेवलेंथ की बात कर सकते हैं। ये जो है ये एक को कहते हैं हम लोग स्टोक लाइन और एक को बोलते हैं एंटी स्टोक लाइन। तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाती है स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये क्यों हो जाती है ये भी इस मॉडल के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं।